ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके हाथों में कभी किताबें कम और मोबाइल कवर्स ज्यादा हुआ करते थे। रात को जब शहर सो जाता था तब उसकी असली जिंदगी शुरू होती थी। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा और उसने कहा मैं करके दिखाऊंगा। वही लड़का सफेद कोट पहनकर कॉलेज के गेट से अंदर जा रहा है, क्योंकि हालात नहीं, मेहनत इंसान की पहचान बनाती है। नमस्कार और युवता स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं विक्टर और इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे रोहित कुमार सिंह के साथ में। लोग इन्हें जानते हैं कि जब इन्होंने नीट की तैयारी की, उसके बाद नीट का मुकाम को हासिल कर लिया और अभी एमबीबीएस को ये कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनके जीवन में कई सारे संघर्ष रहे हैं और मेहनत की जो कड़ी है वो काफी लंबी रही है। इनकी जुबानी आज इनसे सुनेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, संघर्ष की है और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रोहित, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आज। थैंक यू सो मच सर, आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, ताकि मेरा जो स्टोरी है उससे अगर किसी एक को भी मोटिवेशन मिलता है और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए तो उसके लिए हम बहुत अच्छा फील करेंगे। लोग जो है अब जान रहे, जब अलग सर अब तक आए पहुंचे और नीट का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ उस समय से लोग आपको पहचान रहे, लेकिन उससे पहले भी आपकी जीवन रही है, तो उस जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए लोग। उससे पहले मैंने जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन था वो हिंदी मीडियम से था और फिर 9th-10th के टाइम पे मैंने जो स्कूल था मेरा वो 8 तक ही था। तो 9th-10th मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया। उसके बाद 10th के बाद लॉकडाउन लग गया था उस फेज में, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और मतलब मेरे को भी वो चीज पर्सनली अपने मतलब घर में कोई ऐसा बोला नहीं था मेरे को कि काम करो या फिर पैसे अर्न करने की नीड है, बट एक सेल्फ डाउट लगता था कि हम रह कर भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे अपने अपने परिवार को। तो उसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में एक मेडिकल पे काम किया था, वो 1-1.5 महीना ही किया था। उसके बाद फिर मतलब जब वहाँ पे काम नहीं चला, मतलब वहाँ पे मेरे को जितना हम अर्न करना चाहते थे, मेरे को मंथली वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए बट मंथली मेरे को 1500 रुपये मिलते थे। तो मेरे को ऐसा फील होता था कि जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से मेरे को पे नहीं मिलता है और जो मेरा नीड है उससे वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और फिर उसके बाद फिर हम मोबाइल कवर का जो स्टॉल है वो रोड पर भैया लगाते थे और भैया पहले कपड़े की दुकान में काम करते थे, तो लॉकडाउन के टाइम में वो बंद हो गया था। तो भैया फिर वो मोबाइल कवर का स्टॉल जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे लगाया था। फिर जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दुकान वगैरह खुलने लगा तो भैया अपने काम पे वापस जाने वाले थे, तो वो बंद करने वाले थे। तो मैंने उनसे जिद की थी कि हम वो वाला दुकान को हम चलाते अब से, और फिर वहां से हम कंटिन्यू करने लगे थे दुकान को। और फिर 10th के बाद कंटिन्यू करते हुए फिर 11th-12th कॉलेज में जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में हम एडमिशन लिए और कॉलेज तो मतलब नहीं जाते थे, तो दिन भर दुकान में ही रहते थे। वहीं से 11th-12th मतलब कॉलेज से किए, बट कभी कॉलेज गए नहीं थे, बट एग्जाम देने के लिए गए थे लास्ट का 12th के टाइम में। एग्जाम तो 11th का हुआ नहीं था लॉकडाउन की वजह से। फिर 12th का जो एग्जाम था उसका लास्ट 1 महीना में हम अपना तैयारी किए थे 12th का, और तैयारी के बीच में भी हम दुकान अपना चलाते थे। दिन भर मेरा दुकान में ही रहता था 8 से 8, 9, 10, और उसके बाद रात में 2-3 बजे तक मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल अच्छा था, 2-3 फ्रेंड्स मिलकर के हम लोग रात भर मतलब पढ़ाई करते थे। और फिर 1 महीने की तैयारी में ही मेरा मतलब मैंने जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जो है उसमें टॉप किया था साइंस स्ट्रीम में। और फिर वहां से मेरे को लगा था कि मतलब शुरू से थोड़ा पढ़ने में मेरे को इंटरेस्ट था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। बट 12th के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि हमको आगे कुछ पढ़ाई लिखाई वाला फील्ड में, जो एजुकेशन की फील्ड में कुछ हमको करना चाहिए। मोबाइल कवर आप बेचने का जो शॉप है उसको चला रहे थे, तो उस वक्त जब आप धूप में खड़े होकर मोबाइल कवर बेचते थे और हम उम्र के लोगों को देखते थे, तो एक तरफ वो थे एक तरफ आप थे, तो मन में क्या आती थी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा धूप में खड़े होकर, तो मेरे को रोड पे काम करने में शुरू में थोड़ा सा मतलब अपने आप में अच्छा नहीं लगता था। हमेशा से घर में रहते और फिर अचानक से काम कर रहे थे रोड में झाड़ू लगाना वगैरह, तो मेरे को थोड़ा सा खराब लगता था। बट हम ये बात आज तक किसी से नहीं बोले थे, ना ही हम किसी प्लेटफॉर्म पे, ना ही घर में बोले। शुरू में मेरे को एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होता, कभी कभी हमको बाहर ही खाना पड़ता था, तो वो बहुत अजीब लगता था। कोई देख रहा होता था तो हमको अजीब लगता था खाने में। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और इससे किसी का नुकसान नहीं है और हम किसी गलत रास्ते पे नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो प्राउडली किसी के सामने बोल सकते हैं और वो काम करने में हमको ऐसा फील नहीं होता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कोई छोटा काम कर रहे हैं।
लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड में मेरे मन में ये भी रहता था कि ये काम हमको हमेशा नहीं करना, हमको इससे ऊपर उठना है, अपना अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है। और ये हमेशा मेरे मन में रहता था। और ऐसा नहीं था कि हम उस काम को करने में शर्म फील करते थे या फिर उस काम से हम छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन हम ग्रोथ चाहते थे, कुछ हम चाहते थे कि इससे बढ़िया और कुछ कर सके जीवन में। जब भी लोग बाहर निकलते हैं कुछ भी करने के लिए, तो उस समय की उस परिस्थितियों में लोगों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। कभी आपका ऐसा कुछ सामना हुआ है, और इस परिस्थिति में आपने आपको खुद को कैसे संभाला? देखिए, मेरा जो फैमिली था, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो काफी अच्छा था। बट हाँ, एक दो इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुआ था जिसमें मेरे को कुछ, एक होता ना टॉन्ट टाइप में बोलना, वो फेस किए थे हम। मेरा एक रिलेटिव भी था, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट जब एग्जाम, वो गांव से आया था और रैंडमली मेरे से मिल गया था वहां पे। तो उसने मुझसे पूछा था कि तुम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई लिखाई करके बात करके। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैंने 11th-12th साइंस स्ट्रीम से कर रहा हूँ। और कॉलेज का वगैरह का नाम बताया, डिटेल दिया कहाँ से कैसे क्या हुआ। तो उसने मतलब एक बात ही बात में मतलब टॉन्ट दिया था कि तुम बोलते रहो कि साइंस लिए हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में क्या टेम्पर्ड ग्लास का और कवर का रेट लिखोगे। तो हम इसका, उस बात पे हमको समझ में नहीं आया कि हम इसका जवाब क्या दें। लेकिन फिर हम मनी में डिसाइड किए थे कि इसका जवाब हम बोल कर नहीं कुछ करके दिखाएंगे, और हम दिखाएं, आई होप। आप नीट की तैयारी कर रहे थे, माना जाता है कि नीट एक टफेस्ट एग्जाम में से है जो भारत में लिया जाता है बच्चों के इस पढ़ाई के दौर में। तो जब आपकी पढ़ाई की दौर चल रही थी, तो उस समय पे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगा, कि फेल हो जाएंगे या फिर परिवार जो है, परिजन, वो निराश हो जाएंगे इस बात पर? देखिए, जब भी मतलब हम अपना नहीं, एक पूरा नीट का या फिर जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसका सभी तैयारी करने वाला सभी स्टूडेंट की तरफ से बोलना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई बार बार फेल हो रहा है, या फिर जो ड्रॉप, जैसे नीट में बहुत होता है कि ड्रॉपर्स बहुत हो जाते हैं, तो हमारे मन में ये नहीं रहता कि हम मतलब ड्रॉप ले लेंगे, फेल हो जाएंगे, या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है, बहुत जन को लगता है कि अगर इसका एक बार में नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा या फिर ध्यान नहीं देता होगा। ऐसा नहीं है। मतलब मैक्सिमम नीट के स्टूडेंट को हम जानते हैं, उनसे बहुत बात भी की है, तो मेरे को ये फील हुआ है कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता है एक बार में या फिर 2 बार में या फिर 3 बार में नहीं होता है, तो मैक्सिमम लोग, यहाँ तक कि कभी कभी किसी केसेस में उसके खुद के फैमिली मेंबर्स को भी ये लगता है कि मेरा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है या फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट होता है, जेई होता है, तो वो किसी जॉब को पाने के लिए नहीं है, उसके बाद भी हमें पढ़ना ही रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार होता है चीज, परिस्थिति ऐसा होता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इन सब चीज से घबराना नहीं है। और मेरे को भी, मतलब मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट जब हम दिए थे नीट का, तो उस वक्त नहीं हो पाया था। दूसरा अटेम्प्ट दिए थे, तभी भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मेरा नहीं हुआ तो उस बात को हम दुखी नहीं थे। मेरे मन में ये बात का सेटिस्फेक्शन हमेशा से रहा था कि जितना हम दे सकते थे, मेरा जो 100% था वो हम फुलफिल किए थे। हो सकता है कि मेरा जो 100% था वो जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी करें उसके लिए इनफ नहीं हो। तो मतलब फेल को, मतलब डरने से ज्यादा बेटर है कि आप जब भी फेल होते हैं तो अपने जो गलती की है उसको एनालाइज कीजिए, और उसको, मतलब देखिए, फेल का एक कहावत भी है फेलियर का, कि गलती सब करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गलती का समुंदर बना के उसमें डूबना चाहते हैं या फिर गलती का सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप बना करके आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। कि कभी ऐसा दिन आया है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आप खुद अर्न कर रहे थे, तो क्या कभी ऐसा दिन आया कि जब पैसों की कमी थी लेकिन किताबें खरीदनी भी जरूरी थी और पेट भी खाली रह गया, और उस समय पे आप उस परिस्थिति को कैसे जूझे हैं? कभी ऐसा अगर कुछ हुआ है आपके जीवन में? देखिए, ऐसा तो मतलब हम बोलना चाहेंगे, ये जो क्वेश्चन है हर किसी के माइंड में आता है। लाइक अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसका मतलब कोचिंग का फीस ही लैक्स में होता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो अभी एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए आया है, जैसे हम जिस प्लेटफॉर्म से पढ़े फिजिक्स वाला से, और बाकी जो गूगल है, इंटरनेट का जो सुविधा है, एआई आजकल चला है, तो कोई भी, अभी भी हम एमबीबीएस करें तो मैक्सिमम बुक्स जो है वो हम पीडीएफ के फॉर्मेट में ही लेते हैं, और अभी तक हम बहुत सारा ज्यादा किताबों में पैसा खर्चा नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम मेरा जो था, ये ऑनलाइन का जो एडटेक का प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा सॉर्ट किया। और मतलब मेरे जो भैया है वो भी मेरे मतलब बैकबोन रहे हैं हमेशा। तो कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आने दिया मेरे लिए। लाइक मेरे को कभी किसी चीज के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड खास करके, मेरे को डबल थॉट नहीं करना पड़ता था, दोबारा सोचना नहीं पड़ता था। अगर मेरे को किसी बुक्स का या फिर किसी गाइडेंस का नीड है तो हमको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसका क्रेडिट हम अपने भैया को देना चाहेंगे। एक बात आपने जिक्र किया था कि आपके जो दोस्त है कभी कभी टॉन्ट किए थे, कुछ ऐसा ये हुआ था, तो
आजकल के यूथ में होता है कि कंपेयर करते हैं खुद को काफी ज्यादा। तो जब आपके दोस्त कोचिंग में पढ़ते थे और आप एक तरफ में काम कर रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि आप खुद को कंपेयर किए, कभी तुलना का इस चीज में कभी आए हैं? हाँ, ये चीज हमको फील होता था। लाइक जब हम अपना फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं कर पाए थे, तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि जैसा मतलब मेरे एंड से तो हमको लगता था कि हम जितना चीज चाहिए हमको हम कर ही रहे, पढ़ रहे हैं। बट मेरे मन में लगता था कि अगर हम भी 11th-12th जो है स्कूल से या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किए रहते हैं तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया रहता है इस बार, और जितना मेहनत हमको अभी करना पड़ रहा शायद उतना नहीं करना पड़ता और मेरे को रिजल्ट भी दिखता। तो ये फील आता था मेरे को, ऐसा महसूस होता था कई बार कि जो बाकियों के पास जो रिसोर्सेस है वो मेरे पास नहीं है, और शायद अगर मेरे पास होता तो हम अभी मतलब अभी जो मेरा रिजल्ट आया उसको और बेटर इनहेंस कर सकते थे। बट वो समय के साथ दूरी होता चला गया, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होगा, लेकिन अगर आपका सोच सही है, आप अगर अपना जो गलती है उससे सीख करके उसको सुधारने की कोशिश करते हो बजाय उससे निराश होने का, तो आप कम रिसोर्सेज के साथ भी अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, लेकिन जब जीत हासिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मन दुखता है। तो उस समय पे आप अपने आंसुओं को किस तरीके से छुपाते थे, किससे संभालते थे? परिवार से, दोस्त से, समाज से? कैसे करके अपने आप को संभाल के रखते थे? बिल्कुल, देखिए ऐसा मेरे साथ तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा हुआ है जिस वक्त पे मतलब मेरे को ऐसा फील होता था कि लाइक हम थोड़ा इमोशनल नेचर के भी हैं, तो हम कभी कदार अकेले में रो भी देते थे 1-2 बार। और मतलब लेकिन इस सब चीज में मेरा एक बैकबोन जो स्ट्रांग साइड था वो मेरा फैमिली था, मेरा फ्रेंड्स था, जो हर वक्त मेरे को सपोर्ट ही किया था। लाइक वो उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर हमेशा से रहा था, और कभी भी मतलब जैसे रिजल्ट नहीं आता था या फिर कोई काम हम कर रहे हैं जिसमें हम असफल होते थे, तो उसमें मेरा फैमिली का, खास करके मेरे भैया का, वो हर चीज को समझते थे और मेरे से कभी ये नहीं पूछते थे कि क्यों नहीं हो पाया। उनको ये लगता है तुमको अब करना क्या है, बस ये सवाल रहता था कि जो भी हम करना चाहते हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहते थे, और कभी भी मेरे ऊपर वो डाउट नहीं किए थे। और जिसकी वजह से मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस फील होता था कि अगर इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है तो मुझे खुद पे भी भरोसा होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस की बात आई तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रहती है। तो आपके माता पिता या परिवार में से कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित की है? देखिए, मेरे माता पिता की अगर बात करें तो मेरी मम्मी जो थी उनका हमेशा से एक इच्छा था, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि हम डॉक्टर ही बने या फिर इंजीनियर ही बने या फिर कोई एक ऐसा पोस्ट उनके मन में नहीं था, लेकिन उनके मन में एक हमेशा था कि हम दोनों भाई पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान जरूर बने। और वो हमेशा यही चाहते थे कि वो किसी भी रूप में हमें सफल देखना चाहते थे। और ये मोटिवेशन हम ऐसा मान सकते हैं मेरा फैमिली को लेकर के कि हम जैसे बहुत सारा कंडीशंस ऐसा देखे थे जिससे हम बाहर निकलना चाहते थे, या फिर बहुत सारा चीज ऐसा देखे थे जो हम हासिल करना चाहते थे, और वो अपना परिवार को एक अच्छा लाइफ देने के लिए यही एक मेरा मोटिवेशन था। इंटरनल मोटिवेशन मेरा फैमिली ही था हर चीज के लिए। रिजल्ट से पहले लोगों की नींद उड़ जाती है, अक्सर सुनने को मिलता है। तो आपके साथ क्या हुआ? रिजल्ट की पहली रात को आपने कैसे बिताया? मतलब मन में डर रहता है जब पहले ही 2 बार आप सफल नहीं हो पाए, तो उसके बाद कैसा सीन था आपका? रिजल्ट का आप बात किए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एग्जाम डे तक का बात बताना चाहेंगे। जिस दिन हम एग्जाम देने जा रहे थे, 4 मई का दिन था, और मतलब जब एग्जाम हम लोग का 2 बजे से स्टार्ट होता है, बट सेंटर पे पहले 1.5-2 घंटे पहले जाना रहता है। हम और मेरे भैया थे घर में, हम दोनों जस्ट एग्जाम देने के लिए निकल ही रहे थे, गेट लॉक ही कर रहे थे, और सडनली कहीं से जो मधुमक्खी होता है वो मेरे राइट हैंड पे ही 3-4 मधुमक्खी आकर के काट लिया था एग्जाम से जस्ट 2 घंटे पहले, और हाथ मेरा पूरा स्वेल हो चुका था उस वक्त पे। और एक सामने में क्लिनिक है तो वहां हम लोग गए थे, तो उन्होंने इंजेक्शन देने से मना कर दिया था पेन का, कि अगर इंजेक्शन देंगे तो हो सकता है एग्जाम हॉल में ही हम सो जाएंगे। तो एग्जाम रिजल्ट तो दूर की बात है, मतलब एग्जाम देने से पहले, एग्जाम हॉल घुसने से पहले ही मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। लाइक क्योंकि हम हाथ से अपना पेन भी होल्ड नहीं कर पा रहे थे उस वक्त। और मतलब उससे भी पहले 1 महीने पहले मेरे को स्मॉल पॉक्स हुआ था, जस्ट एग्जाम से 1 महीना पहले। तो हम 20 दिन तक पूरा बेड पे ही थे, तो ऐसी कॉन्फिडेंस मेरा लो था। लास्ट के 10 दिन में जो हम पढ़े थे उसी को रिवाइज करके गए थे, और एग्जाम वाले जस्ट 2 घंटे पहले ही मतलब मधुमक्खी काट लिया था, पूरा हाथ स्वेल हो गया था। तो उस वक्त पे तो मेरे को लग रहा था कि मेरा पूरा जो मेहनत है 1-2 साल का वो पूरा बर्बाद हो चुका है। मेरे को या तो फिर से अपना वही काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, या फिर अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो उस वक्त पे हम जैसे तैसे अपना पेन एग्जाम दिए, लेकिन एग्जाम, और जैसा कि नीट का मतलब 37-36 ईयर्स का हिस्ट्री में नीट 2025 का जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट आया था। ऐसा सिर्फ हम स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स का भी मानना है। तो उस वक्त पे तो मेरे को लग रहा था मतलब ऐसी नॉर्मली मेरा जो पेपर था, जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, वो देते थे तो 3 घंटे का पेपर मेरा 2.5 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाता था। बट एग्जाम वाले दिन एक तो मतलब हेल्थ नहीं सही था,
और पेपर भी बहुत ज्यादा लेंदी और टफ आया था, जैसे फिजिक्स का था। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो वहां पे पूरा खत्म हो चुका था, लग रहा था कि इस बार तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पेपर से बाहर, पेपर दे करके एग्जाम हॉल में और वहां से बाहर निकले, तो फिर काफी ज्यादा न्यूज वायरल होने लगा कि पेपर टफ था, कट ऑफ लो जाएगा, तो एक होप था। और उसके जस्ट बाद भैया का शादी था मेरा, तो वहां पे इन्वॉल्व हो गए, तो उस सबसे ध्यान हट गया था बिल्कुल। मतलब मन में मेरा रिजल्ट को लेकर के होप नहीं था, हमको लग रहा था कि इस बार भी नहीं होगा। बट धीरे धीरे बात फैलती गई कि पेपर जो है टफ है, तो रिजल्ट जो है जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जो हम नीट 2024 दिए थे, तो मेरा 619 नंबर आया था, और उस वक्त मेरा रैंक कुछ 54-55 हजार था जनरल कैटेगरी का। और इस बार मेरा जो मार्क्स है वो 550 ही है, बट मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है 12,000 है। तो पेपर टफ होने की वजह से कट ऑफ लो गया। रिजल्ट वाले दिन हमको जहां तक याद है, हम दुकान में ही थे उस टाइम पे, और लगभग 2 या 1:30 बजे का टाइम होगा, हम जस्ट खाना खा करके दुकान गए थे, और ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, फोन देख चला रहे थे, तो फिर सडनली मेरे को कॉल आया था पीडब्ल्यू की तरफ से कि रोहित आपका रिजल्ट आ गया और आप सेलेक्ट हो गए। तो उस वक्त पे तो हम पूरा ब्लैकआउट ही हो गए थे, कैसे रिएक्ट करना क्या, फिर हम बहुत ज्यादा खुश थे। तो सबसे पहला कॉल जो मेरा गया था वो भैया को कॉल किया, और फिर उन्हें बताया कि फिर तो पहले खुद ही मैंने 2-3 बार रिजल्ट चेक किया, खुद को विश्वास दिलाया कि हाँ मेरा हो गया है। और जब कट ऑफ सब लो हो रहा था, तो मेरे को उम्मीद हो गया था कि मेरा जो पेपर गया है उस लेवल पे गया है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25,000 रैंक के आसपास, लेकिन हमको नहीं पता था कि 12,000 रैंक आ जाएगा और मेरे को इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब तक हमने नीट की तैयारी की बात सुनी और आपका संघर्ष का लेके सुना, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर इतने सारे स्कोप है, तो आपने डॉक्टर बनने को ही क्यों चुना, और ऐसा क्या पल था जब आपने ठाना कि मैं डॉक्टर बनकर ही रहूंगा? मेरी लाइफ में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ नीट की तैयारी करने से पहले भी और उसके बाद भी, जिसमें मेरे को ऐसा फील होता था कि हम एज अ प्रोफेशन अगर चूज करें तो एज अ डॉक्टर ही बनना चाहेंगे। और जैसे कि बताएं, जैसा हम अब बताया आपको कि लॉकडाउन के बाद 10th के बाद हम कुछ मेडिकल शॉप में काम किए थे, तो मेडिकल शॉप में काम करते थे, और मेरे घर तरफ एक जो क्लिनिक होता है वहां पे भी काम करते थे। वहां पे हम सैलरी के लिए नहीं जाते थे, वहां पे हम अपना इंटरेस्ट के हिसाब से जाते थे, वहां पे पैसा नहीं मिलता था। बट जो मेरे भैया हैं, उनके एक फ्रेंड थे, उनका क्लिनिक है, तो वहां पे हम शाम में जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था, तो हम जा करके उनके साथ बस बैठा करते थे, और उनका जो नॉर्मल हेल्प होता है, जैसे बीपी चेक कर देना या फिर किसी का टेम्परेचर चेक करना, तो वो चेक कर लिया, या फिर कुछ मेडिसिन लाना है, इंजेक्शन लाना है, तो वो सब ला देते थे। तो वो काम मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता था, और वहां पे हम कुछ अर्न करने के बेसिस पे नहीं जाते थे, वो मेरे को काम ही इंटरेस्टिंग लगता था। और जब हम उनको देखते थे लोगों को ट्रीट करते हुए, और जब लोग उनकी एक अलग साइड, डॉक्टर एक प्रोफेशन ही होता है, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, तो वो चीज काफी अच्छा लगता था, और हम उनमें अपने आप को देख पाते थे, और उन्हें देख करके मेरे को ऐसा लगता था कि अगर लाइफ में कुछ करना है, तो अगर मौका मिलता है तो हम इनके जैसा बनना चाहेंगे। और घर में भी ऐसा होता है ना कि हेल्थ इश्यूज है, तो कभी कभी ये एक तो होता है ना फिल्मी मोटिवेशन टाइप में, कि अगर हम खुद ही डॉक्टर होते तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होने देते, हम खुद ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ऐसा जो फील होता है, जैसे कभी मेरी मम्मी का भी, जैसे ये इस साल ही जो मेरा नीट का जो फाइनल अटेम्प्ट था, उसी में दिसंबर के अप्रोक्स में मेरी मम्मी का कुछ हेल्थ इश्यूज था, तो वहां पे उनको सर्जरी करने की नीड पड़ी थी दिसंबर में। तो उस मोमेंट पे मेरे को लग रहा था थोड़ा सा, तो वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, और भैया थे तो उन्होंने सब चीज अरेंज कर लिया। लेकिन उस वक्त पे लग रहा था कि अगर मेरे घर में भी कोई डॉक्टर होता, या फिर कोई रिलेशन में, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड होता जो अभी इस कंडीशन से हम लोग को निकाल पाता, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो वो सब जो एक छोटा छोटा पल होता है, हादसा होता है, उससे कहीं ना कहीं माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता था कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है, जिससे हम अपना हेल्प तो कर ही पाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो अपना जो बेसिक घर का जो खर्चा होता है वो निकालने में उनकी जो अर्निंग है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा अगर कोई सडन सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू, या फिर कहीं आपको एक बड़ा अमाउंट पे करना हो, तो उससे बहुत लोग जो होते हैं असक्षम होते हैं, और जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए, जो बेसिकली आज का डेट में है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आपको सबसे पहला चीज का जो नीड पड़ेगा वो पैसा ही है। तो मेरे को ऐसा फील होता था कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, और हो सकता है अगर हम डॉक्टर बन जाए, तो इन केस लाइफ में हम अच्छा डॉक्टर बनते हैं, जो कि जरूर बनेंगे, और अगर सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो हो सकता है हम अपनी तरह अगर एक जन का भी किसी का हेल्प कर पाए, तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और हम ऐसा ही चाहेंगे कि जब भी मेरे को मौका मिले, और हम अगर उस लायक हो, तो हम जरूर किसी का हेल्प करना चाहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था लास्ट ईयर, अलग सर आए थे, आपसे मिले थे, वो उस दौरान पे आपने शायद पहला बार मिला होगा अलग सर के साथ में, तो उस दरमियान आपकी जो
आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा, वो एक्सपीरियंस क्या था, वो थोड़ा बताइए। क्योंकि अलग सर को कई सारे बच्चे देखते हैं आज, लेकिन उनके साथ मिलने का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ही लोगों को मिलता है। तो कैसे करके वो हुआ था? देखिए, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि जब वो हम दुकान में ही थे और उनका आने का कोई मेरे को न्यूज नहीं था कि वो आएंगे मिलने के लिए, तो अचानक से हम दुकान पे ही थे और वो सर आ गए थे दुकान पे। तो वो मोमेंट में तो मेरे को खुशी भी हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा शायद हम बोल सकते हैं खुशी का ओवरडोज हो गया होगा कि मेरा जो रिएक्शन था वो मेरे अंदर ही दब गया था। तो हम बिल्कुल रिएक्टलेस हो गए थे और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम उनसे बोले क्या, करे क्या। क्योंकि हम जब भी तैयारी करते थे तो मेरे मन में चलता था कि लाइक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कभी ये इमेजिन नहीं किए थे कि अलग सर खुद मुझसे मिलने आएंगे, मेरे घर आएंगे, मेरे दुकान आ जाएंगे। तो उस वक्त के लिए तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। और जो मतलब उनके साथ जो 4 घंटे हम बिताए थे, वो मतलब हम चाहे बोलेंगे कि जितना भी मेरा स्ट्रगल था, जितना भी तैयारी का जो मेरा फेज था, वो उस सब के लिए वर्थ इट था। और जो अपना जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है, जो हम प्रॉब्लम फेस किए थे, वो सब का जो सॉल्यूशन था वो 4 घंटे में ही मेरे को मिल गया था। 4 घंटे 5 घंटे उनके साथ बिताए थे और वो मोमेंट बहुत ही मतलब कभी हम भूल नहीं पाएंगे जीवन में उस मोमेंट को। और इसी समय के बीच वो आपके घर भी गए थे। और तो यहाँ पीडब्ल्यू का इंस्टीट्यूट भी है, कभी उसमें भी जाने का मौका मिला आपको? हाँ, जो इंस्टीट्यूट है, जैसे अलग सर जिस दिन आए थे तो अगले दिन ही हम पूरी फैमिली अलग सर के साथ ही दिल्ली चले गए थे रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए। तो जब वहां से हम रिटर्न आए थे 2-3 दिन के बाद, तो वहां से फिर जो विद्यापीठ है पीडब्ल्यू का साक्षी में ही, वहां से कुछ जो उनके होंगे टीम मेंबर्स वो मेरे घर आए थे और मुझे मेरी पूरी फैमिली को इन्वाइट किया था उन्होंने। एक जो रिजल्ट सेलिब्रेशन टाइप का इवेंट था वहां पे। आप जब दिल्ली गए थे यहाँ से अलग सर के साथ में, क्या एक्सपीरियंस था, क्या कुछ हुआ वहां पर आपका? कि पहले आज तक हम कभी ट्रेन पे नहीं चढ़े और लाइक मेरा पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस वही था। और मतलब थैंक्स है उनको, पूरी पीडब्ल्यू की टीम को, और हम पूरी फैमिली गए थे। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा बात था कि हम पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, इसलिए तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और जब हम दिल्ली गए पहली बार, हम झारखंड से कहीं बाहर गए थे, तो वहां पे घूमे फिरे काफी, मतलब वो जो मोमेंट था बहुत अच्छा था। और मुझे मेरी पूरी फैमिली, मतलब हम लोग साथ में 2-3 दिन का एक पिकनिक टाइप में था और काफी ज्यादा इंजॉयबल मोमेंट था वहां पे। फिर जो इवेंट था पीडब्ल्यू का, वहां पे गए, फिर वहां जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना जर्नी है, वो शेयर करने का मौका मिला। बाकी जिन टीचर से हम पढ़ते थे ऑनलाइन, कभी उनको स्क्रीन पे देखते थे, उनको रियल में देखे, उनसे बात किए, और उनके लिए जो हम कहना चाहते थे, उनके मन में जो उनके लिए जो मेरे तरफ से ग्रेटिट्यूड था, वो उनको पेश किए अपनी तरफ से। रिसेंटली अपने द कपिल शर्मा शो के मंच पे भी आपको देखा गया, लोग देखे आपको इतने बड़े पर्दे पर, तो क्या लगा, कभी आपने सोचा था कि इस तरीके का मौका आपको मिलेगा? और वहां पर जाके आपको एक्सपीरियंस वहां का एक्सपीरियंस तो काफी बेस्ट था। मतलब जब हम लोग को जब जाना था, एक दिन पहले हमें मैसेज आया था, कॉल आया था। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि पीडब्ल्यू का कोई इवेंट है, और मुझे मतलब ये नहीं बताया गया था कि कपिल शर्मा के शो पे जा रहे हैं। तो मुझे सब लग रहा था कि अलग सर की टीम से हमें ले जाया गया, 1-2 बार पहले भी इवेंट था तो वहां ले जाया गया था। लेकिन इस बार जो आने जाने का हम लोग का रहने खाने का था, वो सारा कपिल शर्मा की टीम की तरफ से था और उन्होंने ही स्टूडेंट सेलेक्ट किया था। तो ये बात का हमें पता नहीं था कि हम कपिल शर्मा के शो पे जा रहे हैं। जस्ट एक दिन पहले हमें कॉल आया था और जब हम वहां पहुंचे तो अलग सर को भी नहीं पता था कि हम वहां पे आ रहे हैं। वो कपिल शर्मा की टीम ने ही कुछ अरेंजमेंट किया था और हर ईयर के बैच से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ले गया था, जिसमें 2025 का जो रिजल्ट था उससे हमको सेलेक्ट किया गया था। तो वहां पे गया, जब पहले हम लोग को ऑडियंस में रखा गया था, मतलब जो सेटअप है वहां पे हम लोग को बैठाया गया। उसके बाद फिर स्टेज पे ही अलग सर से मिले थे हम लोग। उसके बाद फिर वहां पे जो शूट है उनका वो चला। जब इवेंट खत्म हुआ तो वहां से फिर हम अलग सर की वैनिटी जो है वहां गए, फिर वहां बैठे, बातचीत किए, खाए पिए। मतलब वो बहुत ज्यादा इंजॉयबल मोमेंट था और पूरा दिन घूमे फिरे थे, बहुत मजा आया था। मतलब कभी हम सोचे नहीं थे कि लाइक हम नीट का जब हम तैयारी भी किए थे, तभी भी मेरा ये सोच नहीं था कि हमको शो पे जाना है या फिर कहीं न्यूज में वायरल होना, ऐसा मेरा मतलब मोटिव तो नहीं था। लेकिन ये सब का भी मौका मिला, इन सब चीज का भी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली और शुक्रगुजार हैं आप सबका, इसकी वजह से मेरे को ये आज मौका मिला। आपने जैसे कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा आपका लेकर चर्चा होगा, लेकिन आज जो है, आज के दौर पर आपकी बातें जो है कई सारे लोगों तक जा रही। तो कभी आपने ये महसूस किया है, कभी आपके जहन में ये आया कि इतने सारे लोग, लाखों लोगों तक आपकी कहानी पहुंचेगी? देखिए, ऐसा तो हम कभी सोचे नहीं थे, लेकिन हाँ, मेरे को इस बात का खुशी भी है कि मेरे को लगता है अगर जैसे अगर 100 लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, उसमें से अगर किसी एक के लिए भी मेरा कोई भी लाइन, कोई भी बोला गया बात या फिर मेरा लाइफ का कोई भी इंसिडेंट किसी एक का भी जो माइंडसेट चेंज कर सकता है, तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बात होगा। लाइक बहुत जन होते हैं, जैसे अगर रिसोर्सेज नहीं है या फिर सुविधाएं नहीं है अच्छी,
तो बहुत लोग कोशिश करने से ही डरते हैं, मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि हमको ये करना ही नहीं है, ये मेरे पास है नहीं तो होगा कैसे। तो अगर किसी एक का भी अगर माइंडसेट हम बदल पाते हैं अपना बात से, आपके चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी कि हम किसी के काम आए। कपिल शर्मा शो के मंच पर खड़े होकर आपने अपने पूरे जीवन के संघर्ष को एक बार निष्कर्ष करके बताया उस जगह पर, तो क्या महसूस था वो एक्सपीरियंस जब आप देख रहे थे कि आप एक मुकाम पर पहुंच गए और आपके पीछे इतनी सारी संघर्ष की बातें हैं, तो उसको था अगर बयां करते हैं? वो मतलब बहुत ज्यादा खुशी वाला पल ही था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहे थे हम। मतलब कभी हम सोचे नहीं थे कि हमको इतना बड़ा स्टेज पे अपना बात रखने का, अपना जो सर अलग सर थे वो उन्होंने खुद मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बाकी जो वहाँ पे कपिल सर थे, अर्चना मैम थी, सिद्धू पाजी थे, उन सबसे इंट्रोड्यूस कराया, बातें करने का मौका मिला। जिनको हम कभी, जिन कलाकारों को हम टीवी पे देखते थे उनसे सच में मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत किए, तो काफी ज्यादा मतलब प्राउड मोमेंट भी लग रहा था कि हाँ, हमको लग रहा था कि कुछ तो हम करके दिखाए हैं। रोहित, एक बात जाननी है कि आज के दौर पर कई सारे ऑप्शन हैं और आपने भी तैयारियां की है नीट की, तो अगर अभी जो बच्चे स्कूल से पास आउट होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे, तो कई सारे बच्चे होंगे जो नीट की तैयारी करेंगे या फिर कर भी रहे हैं, तो कैसे करके तैयारी करना चाहिए? कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि दिन भर पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार करना चाहिए कुछ चीजें, तो आप थोड़ा बताइए क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो एग्जाम्स होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट जेई, अगर बाकी भी फील्ड का जो एग्जाम होता है, सबसे पहले तो इसका अवेयरनेस ही बहुत लोगों को नहीं है अभी भी। मतलब जब हम भी 11th-12th में थे, जैसे नीट का जो तैयारी होता है वो 11th-12th से ही स्टार्ट किया जाता है, 11th से। लेकिन जब मेरा 12th का रिजल्ट आ चुका था उसके बाद मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट की थी, और उसका जो मेन रीजन था वो था लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अभी जितना जो सोशली बहुत ज्यादा सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसके बाद भी जो इन सब जो मैटर्स है इनके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, और जिसकी वजह से जो बहुत लोग हैं, जैसे मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो अभी भी उस फेज में है, लेकिन उनको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ एग्जाम होता है। जो जैसे मेरे को भी पहले जो था, मेरे को लगता था डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, और ये बात सच भी है, और लाख, अगर उसकी तैयारी करनी है आपको तो आपको लाखों का फीस देना पड़ेगा। तो ये चीज सही भी है, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। जैसे कि अभी बहुत सारा ऑनलाइन मीडियम निकल गया है, जैसे प्लेटफॉर्म है बहुत सारा, जैसे पीडब्ल्यू का ही प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या है कि जो लाखों रुपए लगते हैं, जैसे बहुत जन बोलते हैं कि कोटा जाएंगे तभी आपका नीट या फिर जेई का एग्जाम क्लियर होगा, वहां पे आप जाएंगे तो सालाना आपको पढ़ने से लेकर के रहने खाने तक का 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम लगता है। तो ये सोचकर ही बहुत जन स्टार्ट करने से पहले ही क्विट कर देते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। आप अगर वही प्लेटफॉर्म जैसे हम जो यूज किए थे, वही पढ़ाई, वही टीचर्स का कंटेंट सिर्फ 4,000 रुपए 5,000 रुपए में आपको ऑनलाइन मिल जाता है पूरे साल का, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अभी भी बहुत जन को इसका अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को ये पता चल गया, तो फिर जैसे जो स्टार्ट कर लिया प्रिपरेशन, उनके मन में रहता है अगर कोई एक बार में नहीं निकल पाता है तो उनको लगता है कि हम ऐसा क्या करें, या फिर बहुत जन के बात सुनने लगते हैं कि आपको दिन भर पढ़ना चाहिए, आपको 12 घंटा पढ़ना है या फिर 15 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपको जो पढ़ने का टाइम होता है वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर मैटर करता है। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं तो आपका आउटपुट जो है बेटर निकलेगा एज कम्पेयर टू आप अगर आप 4 घंटे बस किताब खोल करके बैठे रहते हैं, तो आपको लगेगा कि हम 4 घंटे पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है आप उसमें आपका ध्यान नहीं होगा, आपका फोकस नहीं होगा, आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तो जो आपका आउटपुट है वो ज्यादा बेटर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए अभी जब भी मेरे से ये सवाल कोई भी करता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, लाइक रूटीन या फिर स्टडी रूटीन बोले या फिर टाइम टेबल बोले, तो मेरा एक सिंपल आंसर यही रहता है कि आप अपना क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करिए। और जिस वक्त पे आपको जब आप पढ़ाई दिन भर खत्म करें, रात में जब आप सोने जाएं, और आपके मन में अगर ये नहीं है ना कि और बेटर हम कर सकते थे आज, या फिर थोड़ा बहुत हम और एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे, अगर आपका मन में सेटिस्फेक्शन है कि आज जितना हम कर सकते थे अपना 100% दे दिए, तो बस वो 2 घंटे हो चाहे 12 घंटे हो, वो इनफ है। आज के जो ये डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड है जहाँ पर मोबाइल फोन एक लोग की लाइफस्टाइल के अंदर में है, तो इससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खास करके अभी जो न्यू जनरेशन है, तो इससे खुद को कैसे बचाते हैं, कैसे डील करना है? क्योंकि पढ़ाई के समय अक्सर होता है कि किताबें खुलने के बाद में चीजें जो है वो बोरिंग लगने लगती है और फिर लोग हट जाते हैं उस जगह से। तो देखिए इन सब चीज के लिए मतलब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको किसी मैटर में, किसी चीज में आपको पीछे भी रखेगा। मतलब जैसे जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो यूज करते हैं, उनसे आपका तालमेल सही नहीं बैठ पाएगा और आप आउट ऑफ द जोन फील करने लगेंगे। लेकिन ये सब यूज करने के साथ साथ आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। लाइक आपके मन में प्रायोरिटी चीज जो है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी मैटर करता है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके मन में जब अगर रहेगा कि हमको किससे ज्यादा
क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर आपको जो डिस्ट्रैक्शन है वो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका एक गोल सेटअप है तो फिर वो जो इंस्टाग्राम का रील्स हो चाहे यूट्यूब का शॉर्ट्स हो, वो जो डिस्ट्रैक्शन है, गेम्स होता है, जैसे अभी गेम से बहुत जन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब डिस्ट्रैक्शन आपको मैटर नहीं करेगा अगर आपके मन में जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है वो क्लियर है तो। राइट। सो तैयारियां होती है, करते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि सफलता नहीं मिलती, जैसे आपने भी कहा, तो उस दौरान बच्चे जो है अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसे चीजों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि जमशेदपुर में है तो कई सारे ऐसे खबरें आपको भी मिलती है सुनने को। तो ऐसा परिस्थिति अगर होता है तो क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों को जो अभी तैयारी कर भी रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, परीक्षा का दौर भी चल रहा है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कहेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना बात करें, तो अगर आप मेरे को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम एक बार में ही सफल हो गए थे और जैसे हम नीट का तैयारी शुरू किए बस हम सेलेक्ट हो गए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई दिख रहा है कि वो, आपको बहुत जन मन में थॉट होता है ना, जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल से ही बात करते हैं तो उसके मन में क्या रहता है ना कि उसका हो गया क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, उसका दिमाग तेज था। ऐसा कोई बात ही नहीं होता है। आप किसी और से अपना जो ब्रेन का कैपेसिटी है वो तब कंपेयर कीजिए जब आप उसके लेवल का मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात ये है। और अगर आपको ये लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे, तो हो सकता है आप एक बार में नहीं हुए, 2 बार में होंगे, 2 बार में नहीं हुए, 3 बार में होंगे। हम भी एक बार में नहीं हुए थे, हम 3 बार नेट का अटेम्प्ट दिए, उसके बाद हम सेलेक्ट हुए हैं। और हो सकता है कोई कोई इंसान होता है किसी चीज के लिए नहीं बना है। अगर आप किसी फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी चीज का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी अपॉर्चुनिटीज में हो, मतलब एजुकेशन से नहीं, हम किसी और फील्ड की ही बात करते हैं। अगर आप किसी चीज का लिए बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, आपने फील्ड ही गलत सेलेक्ट किया। तो आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए, या फिर आप और भी चीजें के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं रेदर देन कि आप एक ही चीज पे अटके हुए और डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अगर आप एक चीज पे अटके हैं तो अच्छी चीज भी है कि आप जो अपना सोचे हैं उसके लिए आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। लेकिन कभी कभी होता है कि आपका जो चॉइस है वो आप गलत चॉइस कर लेते हो। लाइक जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, वो मतलब नीट का कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो नीट का ही किए जा रहे हैं, लाइक उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर सब कर रहे हैं तो उनको भी करना है, ऐसा है। तो ये चीज जो थॉट है उसको चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो जिसमें आपके अलावा कोई और बेटर नहीं कर सकता। तो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए रेदर देन कि जो रॉन्ग स्टेप लेते हैं आप, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपका पोटेंशियल क्या है। जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे, अपनी जो गलती है उसको सुधारोगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, और सिर्फ आप अपना कमी को गिनने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने स्ट्रेंथ को देखो। अगर आप किसी ए चीज में, फॉर एग्जांपल ए चीज में आप कमजोर हो, तो हो सकता है किसी बी चीज में आप स्ट्रांग भी होगे। तो जब तक आप बी चीज को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो कि आप यूजलेस हो या फिर आप किसी लायक नहीं हो। तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, अटेम्प्ट देना जरूरी है। बिल्कुल राइट। सो अभी मान लेते कि अगर हमारी जीवन जो है वो एक मूवी है, और आपकी मूवी में सबसे दर्दनाक प्लॉट कौन सा होगा, अगर आप बताना चाहे कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट किया है? ऐसा अगर कोई मोमेंट दर्दनाक अगर वर्ड को कीवर्ड बनाया जाए तो मतलब जब मेरी मम्मी का जो हेल्थ इशू था, जब उनका सर्जरी हो रहा था, राइट। तो जस्ट उसके बाहर में ही हम, मेरे भैया थे, खड़े थे, तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था और हम उस फेज से दोबारा कभी नहीं गुजरना चाहेंगे। भगवान को मानते हैं? हाँ। तो कभी शिकायत हुई है उनसे, कभी ऐसा मन में कोई गिला है कि ये नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं, भगवान के साथ शिकायतें रहती है। शिकायत हाँ हो सकता है कभी, मतलब जैसे हम कुछ चीज के लिए सोचते हैं, चाहते हैं, उसके लिए काम करते हैं और उसका जो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कभी कभी लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और मतलब और हम ऐसा क्या करें कि हम कर लेते हैं। मतलब कभी कभी लगता है ना कि हम तो अपने एंड से सब कुछ किए लेकिन नहीं हो रहा है, तो कभी कभी होता है कि लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान। तो ये थॉट तो आता है कभी कभी। आपने अपने असफलता की डर को ताकत में कैसे बदला? इसका जो कारण देना चाहेंगे हम, मतलब जो असफल होने का जो डर है वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो और उसमें अगर आप असफल हुए तो आप एक स्टेप आगे ही बढ़े, आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए मिला ही है। जैसे जो नीट का भी तैयारी होता है, बहुत जन 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे। तो हो सकता है आप नीट में सेलेक्ट नहीं होगे, लेकिन आप 10-12 घंटा मेहनत करने के लिए तो सीख गए ना एटलीस्ट। तो अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं तो आपके अंदर ये तो है कि आप 10 घंटे किसी काम को लेकर के कंसिस्टेंट होकर के फोकस करके कुछ कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है हमको जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम लोग को डायरेक्ट ही मिले या फिर इस रूप में मिले जिस रूप में हम चाहते हैं। हो सकता है वो हम लोग का जो स्किल्स है उसको डेवलप कर रहा हो। तो ये सोच करके आप किसी काम को करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अक्सर मेहनत करने के बाद लोग थक जाते हैं, तो जब आप
खुद थक जाते थे तो किस तरीके से खुद को मनाते थे, क्या समझाते थे उस वक्त? ऐसा तो कभी कभी जब पढ़ते थे और कभी बोरिंग लगता था तो एक दो ट्रिक तो मेरा था कि हम सब्जेक्ट स्विच करते थे। कभी जैसे अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पे चले गया, मन नहीं गया तो, और जब सैचुरेट हो जाता था ब्रेन पूरा तो हम ब्रेक लेते थे। और उस वक्त पे हम यही सोचते थे कि लाइक मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन भी मिलता था कि अगर वो मोमेंट को जीना है, लाइफ में हासिल करना है, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। जिस जगह से आप जिस रास्ते से होकर आए हैं, जहाँ पर एक समय पर रास्ते के साइड में खड़ा होकर आप कवर बेचते थे, तो आज अगर कोई भी बच्चा या फिर उस वक्त का जो उम्र के लोग हैं वो अगर आज उस काम को कर रहे हैं तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस नजरिए से उनको बताना चाहेंगे कि आगे कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो काम कोई कर रहा है, जैसे अभी हाँ। मेरे भैया भी वो काम कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। तो ये अगर थॉट आता है कि हम रोड पे खड़े होकर कुछ काम कर रहे हैं तो वो कोई छोटा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से अपना जो काम है उसको कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये नहीं सोचना। हाँ, अभी ये नहीं हम बोलेंगे कि आपको वो काम ही करते रहना। आप आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं। लाइक अगर एजुकेशन की बात करें तो आप पैरेलली जैसे पढ़ सकते हैं टाइम निकाल के एक्स्ट्रा। लाइक हम भी जब भी दुकान पे काम करते थे और हमेशा कस्टमर तो नहीं रहता, तो खाली टाइम होता था तो वहीं पे हम नोट पैड और पेन रखते थे और वहीं पे हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किया करते थे। तो वैसा आप कर सकते हैं। और अभी जैसे ऑनलाइन है तो आप कोई भी एग्जाम अगर तैयारी करते हैं, पर्टिकुलरली अगर एजुकेशन का ही बात करें, तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको कहीं कोचिंग में जाने का जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने का जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए और आपका जो थॉट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, बस। अभी आप रिम्स रांची में हैं जी जी, तो कितना फीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्या सुविधाएं मिलती है? जब आप नीट पास कर लिए, अभी आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका लेके थोड़ा सा बताइए कि हॉस्टल लाइफ कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसा है रिम्स में? देखिए, जिसका मतलब जो भी नीट एस्पिरेंट है, जो तैयारी करते वक्त ड्रीम लाइफ जो अपना सोचता है कॉलेज जाकर के, वो सब हम अभी जी रहे हैं। और अभी हम कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल काफी बेहतरीन है और उसका हम कुछ वीडियोस भी वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो हॉस्टल लाइफ मेरा बहुत सही है। कॉलेज लाइफ चल रहा है, अभी सेकंड सेमेस्टर में है। जो फीस स्ट्रक्चर का बात करें तो देखिए, एज कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज होता है उसमें फीस एकदम नेग्लिजिबल लगता है। उसमें फीस के नाम पे बस आपको लगेगा कि हॉस्टल फीस जो रहता है वो जैसे रिम्स का है वो 7,000 रुपए पर ईयर है, और जो मेस फीस होता है खाने का वो जो मंथली फीस आपको लगेगा वो चार्जेस है 3-4 हजार रुपए। उसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आपको पढ़ने लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो सब कुछ अच्छे जो डॉक्टर्स है वही हम लोग को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स, और कोई फीस नहीं लगता है। सिर्फ आपको जो रहना है उसका फीस लगेगा, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, और ईयरली एक ट्यूशन फी टाइप में लगता है रिम्स में, जो शायद 9 या 10 हजार रुपए लगा था मेरे को। और हाँ, इस सब चीज का जो है मेरे को स्कॉलरशिप भी मिला है पीडब्ल्यू की तरफ से। आप काम भी कर रहे थे, स्टॉल संभाल रहे थे, उस बीच पढ़ाई भी कर रहे थे, तो सुबह से लेकर सोने तक का आपका रूटीन कैसा था, कैसे समय निकालते थे? जब हम 12th के टाइम पे थे तो मेरा थोड़ा रूटीन स्विच हुआ है, तो हम बताते हैं स्टार्टिंग से। 12th के टाइम में जब बोर्ड्स का था तो एक महीना पहले जस्ट हम क्या किए थे, वहां पे फुल टाइम तभी रहते थे दुकान में। सुबह 8-9 बजे दुकान जाते थे और रात के 10 बजे तक दुकान में रहते थे। उसके बाद 2-3 मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मिलकर के हम लोग रात में 12 बजे से 3-4 बजे तक वहां पे पढ़ाई करते थे, और फिर वापस से वहीं सो जाते थे हम अपने दोस्त के रूम में, और फिर सुबह वापस से आकर के दुकान में लग जाते थे। फिर भैया आ जाते थे तो हम अपना रूम जाकर के, घर जाकर के फ्रेश होकर जाते थे। तो ये लास्ट मंथ पे चला था 12th के टाइम पे। फिर एग्जाम खत्म हुआ था, फिर वापस से हम अपना जो काम था वो एज यूजुअल कंटिन्यू कर दिए थे। उसके बाद जब हम, जैसे मेरा 12th हुआ था तो हम बी फार्मेसी के लिए भी एडमिशन के लिए गए थे, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो जिसकी वजह से हम एडमिशन नहीं ले पाए थे। और फिर उसके बाद मेरे को नीट का पता चला, तो नीट का तो पहले हम ऐसे ही काम करते हुए तैयारी किए, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में तैयारी किए, पार्शियली काम करते थे, उसमें मेरे भैया का बहुत ज्यादा अहम रोल, हम अपना सारा क्रेडिट भैया को देना चाहेंगे। तो उसमें भैया मेरे को लिबर्टी दिए थोड़ा सा कि तुम पढ़ो, जो करना है पढ़ो, यहाँ पे दुकान आने की जरूरत नहीं ऐसा। तो हम पार्शियली दुकान जाते थे, मतलब 3-4 घंटे जाते थे, बाकी टाइम घर पे पढ़ते थे। उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट था 619 नंबर आया, तो मेरे को नॉर्मली जो कट ऑफ होता था नीट का वो 600 नंबर के जाता था, तो मेरे को लगता था कि इस बार हो जाएगा, तो रिलैक्स थे। लेकिन काफी आप सुने होंगे न्यूज, शायद 2024 में पेपर लीक वगैरह का कुछ मैटर था, तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो उस वक्त पे तो लग रहा था कि अब छोड़ देते हैं, वापस से फुल टाइम काम करते हैं। लेकिन फिर भैया थे तो उन्होंने समझाया, और एक साथ में लाइब्रेरी भी है मेरे दुकान के सामने, वहां पे हम ज्वाइन किए थे लाइब्रेरी लास्ट ईयर। तो वहां पे मेरा रूटीन ऐसा रहता था कि सुबह 8 बजे हम लाइब्रेरी चले जाते थे स्टार्टिंग के फेज में, और फिर 12 बजे तक पढ़ते थे, फिर 12 से 3-4 दुकान में आ जाते थे,
उस वक्त पे भैया रहते थे, फिर 3-4 भैया को हम ब्रेक देते थे 3-4 घंटे का, और उसके बाद फिर भैया आते थे। उस वक्त पे जब हम दुकान पे रहते थे वहां पे हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते थे, और फिर जब भैया वापस आ जाते थे हम वापस लाइब्रेरी जाते थे रात के 10-12 बजे तक, जब तक लाइब्रेरी खुला रहता था तो लाइब्रेरी में थे। और लास्ट का जो फेज था, लास्ट के जब 2-3 मंथ बचे थे नीट में, तो हम लाइब्रेरी में मतलब 12-15 घंटा लाइब्रेरी में बिताते थे। और उसके बाद जब हम 10-12 बजे घर आ जाते थे, 10-11 बजे दुकान बंद करके भैया के साथ, तो रात में फिर हम 1 से 4 बजे तक एक जो फुल सिलेबस होता है वो टेस्ट 3 घंटे का रेगुलर दिए हैं लास्ट के 2 मंथ पे। मतलब जो मेरा हेल्थ इशू था उस बीच पे छोड़ करके, जब स्मॉल पॉक्स हुआ था, उसके अलावा मेरा मतलब दिन में हम कम से कम 16 घंटे जैसा पढ़ते थे। डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी तो जब आप ऑफिशियली डॉक्टर कहलाओगे तो उस वक्त के लिए आपने क्या सोच रखा होगा? उस वक्त देखिए मैं अपना लाइफस्टाइल, अपना फैमिली का लाइफस्टाइल तो चेंज करूंगा ही, और उसके साथ मेरा एक ये भी सोच है, जब हम लोग इवेंट पे भी गए थे पीडब्ल्यू के दिल्ली में, तो वहां पे भी स्टेज के ऊपर से मेरे भैया ने अनाउंस किया था कि जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई फीस, तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल काम करेंगे। और ये बात भी हम आपके चैनल से भी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि जितना हम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो सब चीज करेंगे उन लोगों के लिए जो उसके कैपेबल नहीं है, वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब हम लोग का नीट का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर जो काउंसलिंग होता है, तो मेरे को दूसरे स्टेट्स में भी मतलब एडमिशन के लिए मिला था कॉलेज, लेकिन हम वो छोड़ करके गए थे, झारखंड ही चूज किए, क्योंकि मेरा ये इच्छा था कि हम मतलब झारखंड के कॉलेज से जैसे रिम्स से हम एमबीबीएस करें, तो यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद यहीं के लोगों के जिनके साथ हम अपना बचपन बिताएं, अपना जीवन बिताएं अभी तक का, तो यहीं के लोगों के साथ हम रह करके उनकी ही सेवा करना चाहेंगे, उनके लिए ही सर्व करना चाहेंगे अपना जो डिग्री है। तो आपने सुना कि किस तरीके से रोहित ने अपना जीवन का पूरा संघर्ष जो है उसको बयां किया, और सुन के कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरणा मिला। और हम ये मानते हैं कि जो भी बच्चे आज के डेट पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्कूल या कॉलेजेस के एग्जाम्स हो दे रहे हैं, तो उनके लिए रोहित की जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनकर आगे आ रही है और लोगों को एक मोटिवेशन भी दे रही है। और हमें लगता है कि इस वीडियो को आपको भी शेयर करना चाहिए उन बच्चों के साथ में, उन लोगों के साथ में जो सोचते हैं कि अक्सर मुकाम तक जाने के लिए अगर आप विफल हो रहे हैं कुछ समय तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालांकि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड।